पीएम मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं और उनके इस यात्रा का चौथा पड़ाव जो है वो ब्रिक्स के लिए रियो डी जनेरियो में था। ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्लोबल साउथ को लेकर कहा गया कि अभी तक ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको सिर्फ टोकन दिया जा रहा था जिसके लिए वो उसके हकदार हैं, वो हक अभी भी नहीं मिल रहा उन देशों को। ये प्रधानमंत्री ने मुखरता से कहा। पीएम सबसे पहले घाना पहुंचे थे, त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे प्रधानमंत्री, अर्जेंटीना पहुंचे और उसके बाद ब्राजील में जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में शामिल हुए, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया गया। लुला डी सिल्वा से वो मिले, दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता हुई और गर्मजोशी के साथ दोनों देशों ने मुलाकात की। लैटिन अमेरिका में यानी साउदर्न अमेरिका जो है उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में भारत का सबसे अहम जो देश है, किरदार है, वो है सबसे बड़ा साझेदार लुला डी सिल्वा का देश यानी ब्राजील है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो भारत ब्राजील से करता है और ऐसे में इस देश से भारत की साझेदारी तो बढ़ी ही है, लेकिन साथ ही भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यहां कहा गया वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी का मिशन ग्लोबल साउथ क्या है ये समझिए। पीएम पूरे इन 9 दिनों में किन किन देशों की यात्रा कर रहे हैं समझिए। पीएम दिल्ली से निकले, घाना पहुंचे, अफ्रीका का एक छोटा सा देश लेकिन अपनी रणनीतिक अहमियत की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको तवज्जो तरजीह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, लेकिन भारत उसकी आवाज को बुलंद कर रहा है। कोविड वैक्सीन के जरिए भी भारत ने इस देश की मदद की थी। 25,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इस देश में भारत के चल रहे हैं। घाना के बाद पीएम मोदी दरअसल पहुंचे कैरिबियन आइलैंड्स, त्रिनिदाद और टोबैगो, और यहां पर भारत और इस देश के 180 साल पुराने जो संबंध हैं उनको भी पीएम मोदी की तरफ से जो है वो एक बार फिर से मजबूत किया गया। यहां के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और इसके बाद लैटिन अमेरिका का एक और देश जो है अर्जेंटीना, वहां प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां जेवियर माइली के साथ उनकी बातचीत हुई। कई अहम समझौते हुए हैं अर्जेंटीना के साथ। ये भी एक विकसित देश जो अर्थव्यवस्था के मामले में थोड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। इसके अलावा एक और लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राजील, लुला डी सिल्वा से पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते हैं, पर्सनल एक बॉन्ड दिखता है। ब्राजील हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार, करप्शन के अलावा अर्थव्यवस्था के मामले में जूझ रहा है, लेकिन एक ऐसा विकासशील देश है जिससे भारत के टर्म्स अच्छे रहे हैं और भारत उन टर्म्स को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। लगभग $12 बिलियन का ट्रेड जो है दोनों देश करते हैं, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश है। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी यहां पहुंचे और ग्लोबल साउथ का एक संदेश दिया। इसके बाद एक और देश जो है नामीबिया, अफ्रीका का एक और छोटा सा देश, इसका दौरा प्रधानमंत्री अब करने वाले हैं। आखिरी पड़ाव जो है उनके दौरे का नामीबिया होगा और पीएम के इस दौरे से 5 देशों के दौरे से भी आप ग्लोबल साउथ की पूरी बुनियाद देख सकते हैं। ये तमाम देश कोई बहुत बड़े देश नहीं है, कोई विकसित देश नहीं है, ये ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, विकास की गति को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ है चीन जो इन तमाम देशों की मदद के नाम पर उनको डेट ट्रैप में फंसाता है, उनको कर्ज देता है, लोन देता है और उसके बाद उनको फंसा देता है और वहां से उनके प्रोजेक्ट्स हथियाने लगता है तमाम देशों में। लेकिन भारत उनको एड देता है, कॉपरेट करता है, कॉपरेशन में यकीन रखता है। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ा हुआ समझिए। दरअसल ग्लोबल साउथ को जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ टोकन है, टोकन जेस्चर है। मतलब ये कि उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए कुछ चीजें दे दी गई, वास्तव में उनकी मदद नहीं की गई। ग्लोबल साउथ डबल स्टैंडर्ड का शिकार हो रहा है, मतलब उनके साथ अलग अलग नियमों के हिसाब से व्यवहार किया गया है। यह स्पष्ट संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके पीछे उन देशों का दर्द बताया पीएम मोदी ने जो छोटे देश हैं, जिनकी आवाज विश्व में उतनी सुनी नहीं जाती है, जिनसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के नाम पर अलग अलग मामलों को लेकर सख्तियां बढ़ती जाती हैं। सोचिए एक तरफ पूरा वेस्ट है, डेवलप्ड नेशन है, सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो विकसित हो चुके हैं, जिन्होंने अपने समय पर दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल किया, खूब पॉल्यूशन फैलाया, जिनकी वजह से ओजोन लेयर तक लगातार डिप्लीट होती रही। अब वही देश जो हैं खुद विकसित हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को ज्ञान देते हैं पॉल्यूशन का, दुनिया को ज्ञान देते हैं कार्बन एमिशन का, दुनिया को ज्ञान देते हैं संसाधनों के इस्तेमाल का। सोचिए क्या ये दोहरा रवैया नहीं है कि वो विकसित देश इन देशों को संसाधनों के इस्तेमाल से रोक रहे हैं, मात्र
पॉल्यूशन को लेकर, कार्बन एमिशन को लेकर, वही पीएम ने कहा है कि अगर विकसित देशों की जो जिम्मेदारियां हैं वो अगर वो सही से निभाएं, वो फंड करें, एड करें, जो मदद करनी चाहिए थी, पेरिस में जो समझौता हुआ था वो कहां गया। पीएम ने बिना इसका जिक्र किए सीधा संदेश इन तमाम सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज को दिया और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलंद किया गया है। क्लियर मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ब्रिक्स समिट के जरिए है। और अगला पड़ाव जो है वो देखिए, पीएम मोदी यहां से सीधे नामीबिया पहुंचेंगे। नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दरअसल एक अहम दौरा किया जा रहा है और इस दौरे में कई समझौतों की भी उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी की तरफ से ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उस पर जोर दिया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे आपको कि अगला पॉइंट क्या है, ये समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। 20वीं सदी में बनी वैश्विक संस्थाओं में दुनिया की 2/3 आबादी को आज तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। जो देश आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्हें निर्णय लेने वाली मेज पर जगह नहीं दी गई। ग्लोबल साउथ के बिना ये संस्थाएं ऐसे हैं जैसे मोबाइल फोन में सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं है। ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। जितने भी कथित वैश्विक संस्थाएं हैं उनमें इन डेवलपिंग नेशंस की भागीदारी नहीं है, ग्लोबल साउथ की भागीदारी नहीं है। यूएनएससी में भारत के पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। सोचिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, टॉप 4 इकोनॉमीज में शामिल है और टॉप 3 इकोनॉमी बनने वाला है। इसके बावजूद भारत को यूएनएससी में एक परमानेंट सदस्य के तौर पर मान्यता नहीं मिल रही है। इसी तरह से चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, अलग अलग जो वैश्विक संस्थाएं हैं, वहां पर ऐसे देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट संदेश जो है वो दिया गया। अगले ग्राफिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ का जो मंत्र दिया है उसके पीछे समझना यह भी जरूरी है कि आखिर ये ग्लोबल साउथ क्या है जिसका जिक्र बार बार होता है। ग्लोबल साउथ कोई मैप में एक पार्ट नहीं है, बल्कि ये डेवलपिंग नेशंस की एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं जो ये पूरा ब्लूइश पार्ट आप देख रहे हैं, ये लैटिन अमेरिका का पूरा हिस्सा, मैक्सिको वाला पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा जो अफ्रीका है जो डेवलप नहीं हो पाया है अभी तक। इसके साथ ही एशिया का ज्यादातर पार्ट, अगर रशिया को आप छोड़ दें, और फिर इधर अगर आप आएंगे ओशनिया का जो पार्ट है, वहाँ जापान और कुछ आइलैंड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो तमाम देश हैं वो ग्लोबल साउथ में काउंट होते हैं, क्योंकि वो विकसित नहीं हैं, विकासशील हैं और साथ ही ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर भी उनके पास कोई ताकत नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशनिया के कई उभरते हुए देश इसमें आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही ग्लोबल नॉर्थ के विपरीत ग्लोबल साउथ का प्रयोग होता है। इसमें एशिया के तमाम हिस्से, लैटिन अमेरिका के तमाम देश और अफ्रीका के तमाम देश जो हैं वो शामिल हैं, जो गरीब हैं या विकसित होने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। अब आपको आगे बढ़ते हुए ये भी बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में इस ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश की। याद करिए G20 समिट भारत में जो 21 मेंबर जो है इसमें जोड़ा गया वो खुद साउथ अफ्रीकन यूनियन था। उस अफ्रीकन यूनियन को भारत ने मेंबरशिप दिलाई और ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो वैश्विक मंच पर बढ़े, ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उसके बाद पीएम मोदी ब्रिक्स में पहुंचे। ब्रिक्स में भी वही ग्लोबल साउथ का मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। जब जब प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की बात रखी है, उन तमाम देशों की आवाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंद की, जिनको इस वक्त पहचान की जरूरत है, जिनको अपनी आवाज आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब पीएम मोदी के इस फोकस का मतलब क्या है समझिए। दरअसल G20 अध्यक्षता का उपयोग जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। जब 2023 में भारत ने G20 को होस्ट किया, उस वक्त पीएम ने इस पर सबसे ज्यादा फोकस दिखा, चिंताओं को दिखाया। वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन जो है प्रधानमंत्री की तरफ से इसमें जिक्र किया गया। इसके साथ साथ भारत ने इन देशों की आवाज को आगे बढ़ाया, ग्लोबल साउथ पर जोर दिया। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पीएम मोदी का कदम अहम माना जा रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों को एक आवाज चाहिए, वो आवाज भारत से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, जिम्मेदार देश है। और पैरेलल अगर चीन को देखें आप, किस तरह से न तो वहां लोकतंत्र है और ना ही जिम्मेदारी है, विस्तारवाद नीति है चीन की, जिसकी बजाय भारत बिल्कुल बेहतर जगह है। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत सहयोग बढ़ाने में जुटा हुआ है। तमाम देश जो हैं वो भारत का सहयोग भी कर रहे हैं। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ग्लोबल साउथ के कई देशों ने
भारत का पक्ष लिया है, भारत का साथ दिया है। ऐसे में ग्लोबल साउथ के देशों के अलावा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी तमाम क्षेत्रों में साझेदार जो है ये देश बन सकते हैं भारत के लिए भी, और भारत भी वाइस वर्सा इनकी मदद कर सकता है। ये कैपेसिटी भारत में है बिना विस्तारवाद की नीति के, अनलाइक चीन जो विस्तारवादी नीतियों के तहत इन देशों को फंसाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए भी समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है अपनी पोजीशन को मजबूत करने में जुटा है। अब ये भी समझाते हैं कि ग्लोबल साउथ के साथ साथ भारत के लिए ये देश अहम क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझिए। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है वो राजनीतिक ताकत बढ़ाना। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरता हुआ एक पावर, और ऐसे में ग्लोबल साउथ के जरिए इनके समर्थन से भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बन सकता है। ये देश भारत के साथ रहेंगे तो आवाज और ज्यादा भारत की भी बुलंद होगी, भारत भी उनकी आवाज बुलंद कर पाएगा। आगे बढ़िए और बताएंगे आपको कि किस तरह से भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग को मजबूती से रख सकता है, ये भी बताते हैं आपको। ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल ग्लोबल साउथ में जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ऐसी परियोजनाओं से चीन प्रभाव अपनी मजबूत करने में लगातार जुटा हुआ है, जबकि भारत जो है उससे चीन को टक्कर दे पाएगा। चीन को काउंटर करने के लिहाज से ये भारत की कोशिश बेहद अहम है। इसी तरह से इंडिया भी एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर पूरा बना रहा है। सीपेक के जरिए भी चीन की तरफ से कोशिश की गई थी। इसके अलावा भारत लोकतांत्रिक, पारदर्शी और समावेशी विकास का एक वैकल्पिक मॉडल जो है वो लगातार पेश कर रहा है, उसका जिक्र कर रहा है की आवाज यूनाइटेड है और भारत के पक्ष में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की आवाज़ हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देश जो अकेले में अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ये चीन पे भरोसा नहीं करते, ये जो बड़े बड़े देश हैं उन पे भरोसा नहीं करते, ये भरोसा करते हैं भारत पर। कहते हैं हमसे खुलेआम, मैं कई बार बात करता हूँ, कहते हैं अब तो आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं, तीसरी सबसे शक्तिशाली आपकी फौज है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आपकी कूटनीति डिप्लोमेसी है। तो कृपया हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे आतंक है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, चाहे गरीबी है, चाहे इन्फ्लेशन है, चाहे खाद्य पदार्थों की कमी है, आप कृपया हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं, जो हम करते हैं।